पिछले वीडियो में हमने समझा कि आखिर नीट क्या होता है और नीट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर नीट का स्कोर कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ कंप्लीट और ऑथेंटिक जानकारी ही आप तक लेके आता है। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, MBBS लाइट हाउस एंड नीट मनोबल। नीट नेविगेटर इंडिया की पहली ऐसी सर्विसेज हैं जो एडवांस डाटा एनालिटिक्स के बेस पे आपके रैंक को ऑप्टिमाइज करके काउंसलिंग के थ्रू आपको बेस्ट मेडिकल एडमिशन तक लेके जाती है। जब हम नीट के स्कोर की बात करते हैं तो हालांकि नीट 720 नंबर का पेपर होता है, उसमें 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सही जवाब के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं और गलत जवाब के लिए आपका 1 नंबर कट जाता है। आपके नंबर के बेस पे आपको कोई एडमिशन नहीं होता है। आपका जो एडमिशन होता है वो आपके रैंक के बेस पे होता है। अब ये रैंक कैसे बनता है, इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, और हम इस वीडियो में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या नीट के मार्क्स का नीट के ऑल इंडिया रैंक के साथ कोई कोरिलेशन हो सकता है या नहीं। जब हम नीट के स्कोर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक बच्चे को 720 में से कितने नंबर उसके आने हैं उसी तरीके से असेसमेंट होती है। बट अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो बच्चे के 720 से लेके -180 के बीच में कोई भी नंबर आ सकते हैं। और अगर हम हर साल देखें तो करीब करीब 20 से 25 लाख बच्चे नीट को देने वाले हैं। तो इफेक्टिवली जितने भी बच्चे हैं उनका स्कोर 900 नंबर के बीच में कहीं ना कहीं आने वाला है। क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं इसलिए एक नंबर पे भी बहुत सारे बच्चों का स्कोर होता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुछ स्कोर्स पे आपको 8 से 10 हज़ार बच्चों का रैंक मिल सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही नीट में एक कट ऑफ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। उस कट ऑफ क्राइटेरिया के हिसाब से ही बच्चों की एक रिलेटिव रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो जिन 2 बच्चों का सेम नंबर होगा उसके बावजूद भी उनका ऑल इंडिया रैंक यूनिक होता है। नीट के स्कोर कार्ड में आपको एक कैटेगरी रैंक भी दिखता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कैटेगरी रैंक की मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए कोई रेलेवेंस नहीं होती है। जो रैंक्स आप देख रहे हैं जिनके बेस पे आप एक डिसीजन लेते हैं कि कैसे आपको अपनी एडमिशन प्लानिंग करनी है, तो वो सभी रैंक सिर्फ ऑल इंडिया रैंक्स ही होते हैं। कैटेगरी रैंक का कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे अपना कैटेगरी रैंक प्रेजेंट करके आपको इस तरह से शो करते हैं कि जैसे कि उनका स्कोर बहुत अच्छा है, बट कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया रैंक से बहुत अलग होता है। एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख भी हो सकता है, बट हो सकता है कि उसका कैटेगरी रैंक 3000 या 4000 हो। तो आपको ये जानना है कि ऑल इंडिया रैंक ही आपको मेडिकल एडमिशन्स में हेल्प करने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि एक मार्क को कैसे रैंक में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसमें आप उस वीडियो से समझ सकते हैं कि एक नंबर से रैंक कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जब आपको एक ऑल इंडिया रैंक अलॉट होता है, ये ऑल इंडिया रैंक सिर्फ और सिर्फ आपके स्कोर कार्ड में ही रिफ्लेक्ट होता है। जब बच्चा नीट का पेपर दे के बाहर आता है तो सबसे पहले बच्चा ये देखता है कि उसको जो कोचिंग सेंटर वाले उसके सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं उसके बेस पे वो ये चेक करता है कि कितने सवाल उसके सही हुए और कितने क्वेश्चन उसके गलत हुए। इससे उसको एक आइडिया लगता है कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं। उसके बाद जनरली बच्चा ये कोशिश करता है कि वो ये जानने की कोशिश करता है कि उस नंबर पे उसको क्या रैंक आ सकता है। वो ये जानने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि वो ये समझने की कोशिश करता है कि इतने नंबर पे उसको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बट इंसिडेंटली मार्क्स और रैंक के बीच में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। नीट नेविगेटर इंडिया के सबसे बड़े डाटाबेस पे काम करता है और उसमें हमने ये सभी स्टैटिस्टिकल मॉडल से टेस्ट किया है कि मार्क्स और रैंक के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर जिस पे कि पिछले साल एडमिशन हुआ वही नंबर इस साल भी आपको हेल्प करेगा, तो ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि अल्टीमेटली रैंक इस बात पे डिसाइड होने वाला है कि पेपर का एक कंपैरेटिव डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। जब मैं कंपैरेटिव वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये बात समझना जरूरी है कि कोई भी पेपर एब्सोल्यूट में डिफ़िकल्ट या इजी नहीं होता है, क्योंकि 50% बच्चे नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए ऑब्वियसली वो पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। जो बाकी 50% हैं वहाँ पे मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था उसके बेस पे पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल डिसाइड होता है। जैसे कि 2024 में अगर हम देखें तो करीब 70 नंबर में ही आपके करीब 25,000 बच्चों का रैंक स्क्वीज हो गया था।
बट सेम वही चीज़ 2025 में अगर हम देखें तो करीब करीब 150 नंबर में आपके 25,000 रैंक्स थे। तो इफेक्टिवली जो 2025 का पेपर था वहाँ पे मेरिट डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर प्लॉट बहुत अलग था 2024 के स्कैटर प्लॉट से, और स्कैटर प्लॉट अलग होने के कारण आपके रैंक को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। तो आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है कि आप अपने नीट की परफॉर्मेंस को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको अपना बेस्ट प्लान करना है। उस बेस्ट के हिसाब से ही आपका एक अच्छा रैंक आएगा और उस रैंक के बेस पे आपका एडमिशन प्लान होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है आपकी कोई भी कॉलेज प्रिडिक्शन या रैंक प्रिडिक्शन आपको हेल्प नहीं करने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप नीट नेविगेटर की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको पिछले 5 साल के सारे रैंक रेंज और सारा हिस्टोरिकल डाटा दिखाई देगा, और आप खुद देखेंगे कि उसमें कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। और यही कारण है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को प्लान कीजिए, ना कि एक टारगेट नंबर को चेज कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो टारगेट स्कोर को चेज करते हैं वो कहीं ना कहीं नीट के पेपर में एक पुअर परफॉर्मेंस में लैंड कर जाते हैं। अगर आप अपनी नीट की एग्जाम की परफॉर्मेंस अच्छी करना चाहते हैं तो एक बार नीट मनोबल के बारे में जरूर जानिए, क्योंकि नीट मनोबल में हम आपको गोल सेटिंग के बारे में, टारगेट स्कोर्स के बारे में, कैसे आपको अपनी एक परफॉर्मेंस को प्लान करना चाहिए उस बारे में एक ऑथेंटिक गाइडेंस देते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी सीरीज़ में और नए वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।